ला रीफा एक इटालियन ड्रामा है। ये फ्रांसिस्का नाम की एक जवान विधवा की कहानी है। ये कहानी दिखलाती है कि जब उसके पति की मौत हो गई तो कैसे वो लोग जो कभी उसके पति के दोस्त और सहकर्मी थे उसके प्रति सहानुभूति दिखलाने के बजाय उस पर बुरी नज़र डालने लगे। तब उसे ऐसा लगने लगा जैसे वो उनके लिए कोई मांस का लोथड़ा हो जिसे भेड़ियों के सामने खुला छोड़ दिया गया है। हर कोई उसे नोच खाना चाहता है। उसकी खूबसूरती ही उसके लिए अभिशाप बन गई है। लेकिन फ्रांसिस्का महज खूबसूरत नहीं है, वो चालाक भी है। उसने उन्हीं हवसियों को उनके ही खेल में मात दी। उन्होंने सोचा था कि फ्रांसिस्का एक बेचारी भेड़ है, वे उसकी मजबूरी का फायदा उठा लेंगे, लेकिन वो तो एक चालाक लोमड़ी निकली। लेकिन इससे पहले कि हम इस कहानी को देखें, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक रात फ्रांसिस्का को बहुत बुरी खबर मिलती है। उसके पति पसीनी मैरिजियो की एक सड़क हादसे में मौत हो गई है। उसकी डेड बॉडी हाईवे के नजदीक एक अस्पताल में रखी है। फ्रांसिस्का को उसकी पहचान के लिए बुलाया जाता है। फ्रांसिस्का अपने पति के साथी वकील सिसारे के साथ उस हॉस्पिटल की तरफ जाती है। रास्ते में वो अपने पति की क्रैश्ड कार देख सकती है। ये एक भयंकर एक्सीडेंट था। कार को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसके पति की मौत कितनी भयंकर तरीके से हुई होगी। जब फ्रांसिस्का अस्पताल में अपने पति की लाश देखती है तो उसे इस बात का एहसास होता है कि उसकी जिंदगी अब बिखर गई है। उसकी और उसकी छोटी सी बेटी जूलिया की जिंदगी पर इसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अभी उसे इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं है कि उस पर और कौन कौन सी आपत्ति आने वाली है। इस बेरहम दुनिया में उसे अपने हाल पर छोड़ दिया जाएगा। अपने पति के फ्यूनरल के दिन से ही वो अपने प्रति लोगों की खराब होती नजर को भांप सकती है। मैरिजियो की मौत के कुछ दिनों बाद उसका दोस्त सिसारे, जो कि मैरिजियो की कंपनी का लीगल एडवाइजर भी है, फ्रांसिस्का को एक और बुरी खबर देता है कि उसके पति की कंपनी भयंकर कर्ज से दबी हुई है। यहाँ तक कि उसे अपने पति के लाइफ इंश्योरेंस का भी पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके पति ने कई महीनों से इसकी एक भी किस्त जमा नहीं की है। घर, फार्म, ऑफिस सब कुछ गिरवी है। केवल एक योट और अपने पति की क्रैश्ड कार ही कहने के लिए उसका अपना है। मैरिजियो ने मरते मरते उसके लिए केवल कष्ट ही विरासत में छोड़ा है। फ्रांसिस्का के पिता भी उसकी कोई खासी मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद एक कंगाल आदमी है। हालांकि वो दिल से अच्छा है, लेकिन जेब से पूरी तरह खाली है। फ्यूनरल में जब वो अपनी बेटी से मिलने आया था, वापस लौटने के लिए ट्रेन के टिकट के पैसे फ्रांसिस्का से लिए थे। इसलिए उसे अपने पिता से केवल गुड विशेस के अलावे और कोई उम्मीद नहीं है। दूसरी ओर उसकी सास है, जिसने मैरिजियो की मौत के बाद से ही उनसे अपना मुंह मोड़ लिया है। फ्रांसिस्का के घर में एक महिला काम करती है। उसका नाम रोजारिया है। कई सालों से वो उनके यहाँ काम करती आई है, लेकिन अब फ्रांसिस्का उसे काम पर और नहीं रख सकती है, इसलिए उसे काम छोड़कर जाने के लिए कहती है। लेकिन रोजारिया ऐसा नहीं करना चाहती है। वो कहती है कि वो उसे पैसे भले ही ना दे, पर वो उसके बुरे वक्त में उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। इस बुरे दौर में केवल रोजारिया ही ऐसी है जो उसके साथ है। फ्रांसिस्का को अपनी बेटी को पालने के लिए कुछ न कुछ काम तो करना ही होगा, इसलिए वो अपनी एक दोस्त क्रिस्टीना से उसके कपड़े की शॉप में सेल्स वूमेन की नौकरी मांगती है। ये क्रिस्टीना के लिए भी बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि वो कभी उसकी VIP कस्टमर हुआ करती थी। अब उसे इस शॉप में लेबर का काम करना पड़ेगा। हालांकि फ्रांसिस्का को यहाँ काम करने में कोई शर्म नहीं है। उसे तो पैसों की सख्त जरूरत है। पैसे की जरूरत इंसान को क्या नहीं करवाता है। ये तो फिर भी एक इज्जत भरा काम है। एक दिन शॉप में उसकी कुछ पुरानी सहेलियां आती हैं, जिन्हें फ्रांसिस्का को इस शॉप में काम करते देखकर बड़ा बुरा लगता है, लेकिन वे भी उस पर तरस खाने के सिवाय कुछ खास नहीं कर सकती हैं। एक दिन गुइडो नाम का एक रईस कस्टमर दुकान पर आता है। फ्रांसिस्का उसे जानती है। वो उसके पति का दोस्त हुआ करता था। यहाँ वो फ्रांसिस्का के अदब को उसकी मजबूरी समझकर उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। असल में ये काम फ्रांसिस्का जैसी लेडी के लिए है ही नहीं। वो कभी VIP हुआ करती थी और खूबसूरत भी इतनी कि अच्छी अच्छी मॉडल्स भी उसके सामने पानी भरे। मजबूरन फ्रांसिस्का को यह नौकरी छोड़नी पड़ती है। वैसे भी अपने पति के भारी भरकम कर्ज को चुकाने के लिए यह नौकरी किसी काम की नहीं थी। लेकिन यहाँ काम करते हुए उसे ये बात तो समझ में आ गई है कि लोगों की बुरी नज़र उस पर हमेशा बनी रहेगी। या तो उसे किसी आदमी से शादी करनी होगी जो उसकी और उसकी बेटी की देखभाल करे, या फिर उसे चीज़ों को खुद अपने हाथ में लेना होगा। उसने सोचा कि अब वो सारा मामला अपने हाथों में लेगी। पैसे की समस्या से निपटने के लिए उसने अपने पति के वकील सिसारे को
अपनी योट बेच दी। हालांकि उसने इसकी बड़ी कम कीमत दी, लेकिन इसी बहाने उसे कुछ पैसे तो मिले। फ्रांसिस्का ने अपने घर के सारे फर्नीचर और पेंटिंग बेच डाले और अपने कीमती कपड़े और जूतों की नीलामी कर दी। उसने सब कुछ बेच बाच कर अपने पति के लगभग सारे कर्ज चुका दिए, लेकिन अब उसे अपने और अपनी बेटी के भविष्य के लिए भी कोई ना कोई जुगाड़ करना होगा। अब फ्रांसिस्का के पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। एक दिन फ्रांसिस्का की मेड रोजारिया उससे कहती है कि उसे ज्यादा दिनों तक अकेला नहीं रहना पड़ेगा। जल्द ही कोई ना कोई अमीर आदमी उससे शादी कर लेगा। सिसारे के कॉन्टैक्ट से आज एक नेता फ्रांसिस्का से मिलने आने वाला है। उसका नाम एनरिको है। वो उसके पति के पहचान का आदमी है। असल में वो इसलिए एनरिको से मिलने के लिए राजी हुई थी क्योंकि फ्रांसिस्का को लगा था कि एनरिको उससे शादी की बात करेगा। अगर ऐसा होता है तो उसे उसकी बेटी की पढ़ाई लिखाई और भविष्य की चिंता और नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन एनरिको पहले से एक शादीशुदा है। वो फ्रांसिस्का को डेट के लिए एक रेस्टोरेंट लेकर जाता है, जहां वो उसके सामने एक प्रस्ताव रखता है कि जब भी वो इस शहर में आए वो उसके साथ समय गुजारे और उसे अपनी सर्विस दे। बदले में वो उसके सारे खर्च उठाने के लिए तैयार है। ऊपर से इस शहर में उसे सारी वीआईपी सुविधाएं मिलेंगी। वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि वो केवल उसके साथ एक रात का रिश्ता रखना चाहता है, लेकिन चूंकि वो राजनीति में है, अपनी पत्नी को छोड़कर उससे शादी नहीं कर सकता है। असल में एनरिको कहना चाहता है कि वो उसे अपनी रखैल बनाना चाहता है। हालांकि फ्रांसिस्का उसके इस प्रस्ताव का कोई भी जवाब नहीं देती है, लेकिन इतना तो समझ जाती है कि उसे भी अब इस बेरहम दुनिया में रफ बनना पड़ेगा। अगली बार वकील सिसारे उसके लिए एक अमीर बिजनेसमैन के साथ डेट प्लान करता है। ये बिजनेसमैन इतना चालाक है कि तोहफे में फ्रांसिस्का को एक नकली हार देता है और कहता है कि असली भी उसे जल्द ही मिल जाएगा। असल में वो पहले पहले फ्रांसिस्का पर कोई भी दांव नहीं लगाना चाहता है। फ्रांसिस्का उस कंजूस के साथ डेट बीच में ही छोड़कर वापस लौट जाती है और उसका नकली हार उसके नकली दांतों के जार में डाल आती है। एक दिन जब फ्रांसिस्का अपनी सहेली कालरा के घर में होती है तो उसे उसके कबर्ड में एक फर वाली कोट दिखती है। ऐसी ही फर वाली कोट कभी उसके पास भी हुआ करती थी। असल में ये कोट फ्रांसिस्का का ही है। कार्ला ने उसके घर से कपड़ों की नीलामी के दौरान एक महिला को इस कोट पर पैसे लगाने को कहा था और बाद में इस कोट में दर्जी से थोड़ा हेर फेर करवाकर अलग तरह का नया कोट बना लिया। ऐसा फर वाला नया कोट खरीदना उसके बस की बात नहीं थी। उसने चालाकी से फ्रांसिस्का के कोट को कम कीमत पर नीलाम करवा दिया और धोखे से खुद खरीद लिया। यानी उसकी सहेली ने भी उसे चूना लगाया। किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। सभी मौके की तलाश में रहते हैं कि कैसे एक दूसरे को काटा जाए। एक दिन कालरा का पति सांद्रो फ्रांसिस्का के घर आता है और उससे अपने प्यार का इजहार करता है। वो सांद्रो के साथ सोती है और जब सांद्रो को लगता है कि वो फ्रांसिस्का के साथ कोई अफेयर में है, तब वो कहती है कि इसके बदले उसे एक फर वाली कोट खरीद कर देनी होगी, नहीं तो वो आज के बारे में उसकी पत्नी को सब कुछ बतला देगी। अब उसने लोगों को सबक सिखाना सीख लिया है। कोई भी उसका यूं ही फायदा नहीं उठा सकता है। जब कार्ला के पति सांद्रो ने फ्रांसिस्का के लिए फर वाली कोट भिजवाई तो उसने इस कोट को बेच दिया। इस कोट के बदले उसे काफी पैसे मिले, जिससे उसने अपनी बेटी के स्कूल की फीस चुकाई और अपने किराए के घर का 1 साल का रेंट भी चुका दिया। इसके बाद जो पैसे बचे उससे एक सेकेंड हैंड कार खरीद ली। जल्द ही कार्ला को पता चल गया कि उसके पति ने फ्रांसिस्का के लिए एक फर वाली महंगी कोट खरीदी थी, जिसका इंस्टॉलमेंट वो अब भी भर ही रहा है। कार्ला तिलमिलाई हुई फ्रांसिस्का के घर पहुंचती है और उसे कोट वापस करने को कहती है, लेकिन फ्रांसिस्का ने तो कोट बेच दिया है और इसके बदले उसे जो पैसे मिले उसे भी खर्च कर दिया है। कार्ला बड़े गुस्से में है और फ्रांसिस्का के सामने उसके मृत पति मैरिजियो की पोल खोलती है और कहती है कि उसके पति का एक लड़की के साथ अफेयर था। उसे क्या लगता है कि क्या वही सबसे बेहतर है? तुम्हारा पति तुम्हें तुम्हारी पीठ पीछे चीट कर रहा था। उसकी जिंदगी में एक ऐसी लड़की थी जो तुमसे भी बेहतर थी। मैरिजियो के अफेयर के बारे में सभी लोग जानते थे, पर जानबूझकर किसी ने कभी भी तुम्हें कुछ नहीं बतलाया। जब फ्रांसिस्का को पता चलता है कि उसके पति का कामिला नाम की एक लड़की के साथ अफेयर था, तो वो उस लड़की से मिलने चली जाती है। असल में वो देखना चाहती है कि वो कौन लड़की है जिसके लिए उसका पति मैरिजियो उसे चीट कर रहा था। आखिर उस लड़की में ऐसी कौन सी बात थी? फ्रांसिस्का जब कामिला से मिलती है तो उसे पता चलता है कि वो एक अच्छे स्वभाव वाली महिला है। कामिला उससे कहती है
कि जब उसने मैरिजियो से कहा था कि वो अपनी पत्नी और बेटी को छोड़कर उसके पास आ जाए, तो मैरिजियो ने तुम्हारे और मेरे बीच तुम्हें चुना था। मैरिजियो तुम्हारे बारे में जितना कहता था, तुम उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो। कामिला के यहाँ से लौटने के बाद फ्रांसिस्का इतनी अपसेट होती है कि अपनी शादी की रिंग सब कुछ फेंक देती है। असल में अब उसके दिमाग में एक आइडिया है। वो जानती है कि वो एक हाई सोसाइटी लेडी है और जब तक उसका पति जिंदा था, लोग उसे चाहते हुए भी इसका इजहार उसके सामने नहीं कर पाते थे। उसके चाहने वालों में उसके पति के ही कई बिजनेसमैन दोस्त और रसूख वाले सत्ताधारी नेता शामिल हैं, जो उसे पाने के लिए कुछ भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर वो इनमें से किसी एक के साथ जाएगी तो बाकियों से मिलने वाले पैसे से हाथ धो बैठेगी। इसी समस्या को दूर करने के लिए, ताकि वो हर चाहने वाले से ज्यादा पैसा नोच सके, एक लॉटरी का प्लान बनाती है जिसमें केवल 20 चुनिंदा लोगों की एंट्री होगी। इस लॉटरी में एंट्री फीस 100 मिलियन लीरा के बराबर होगी, जिसकी कीमत आज लगभग 50 लाख रुपए के बराबर है। इतनी बड़ी रकम केवल वही देना चाहेगा जो उसका सच्चा दीवाना होगा। इसमें भाग लेने वाले लोगों का नाम पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा और जो भी इस लॉटरी का विनर होगा, फ्रांसिस्का उसके साथ 4 सालों तक उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी बनकर रहेगी। इन 4 सालों में वो लॉटरी के विजेता के साथ रहकर उसे अपने सारे रंग दिखलाएगी। फ्रांसिस्का इस बारे में सिसारे से बात करती है और कहती है कि वो इस लॉटरी के लिए नियम तैयार करें, ताकि किसी भी पार्टिसिपेंट को ऐसा न लगे कि उसके साथ धोखा हुआ है। सब कुछ नियम के साथ होगा। इसके बदले में उसे लॉटरी से होने वाली कमाई का मोटा कमीशन मिलेगा। जल्दी पैसे कमाने की ये एक अच्छी तरकीब मालूम पड़ती है, लेकिन उन्हें इसके लिए कैंडिडेट भी ढूंढने होंगे। वे बड़ी बड़ी पार्टीज में जाते हैं और हर उस आदमी को अप्रोच करते हैं जिसकी हैसियत एंट्री फीस भरने की हो और जो डेस्परेटली फ्रांसिस्का के साथ सोना चाहता हो। उन्हें जल्दी ही ऐसे 20 कैंडिडेट मिल गए जो फ्रांसिस्का के नाम पर 50 लाख रुपए के बराबर का दांव लगाने के लिए तैयार हैं। हालांकि कैंडिडेट ढूंढना भी अपने आप में बड़ा मशक्कत का काम था। जल्दी ही फ्रांसिस्का की लॉटरी वाली खबर पूरे शहर में फैल जाती है। ये खबर उसके पति मैरिजियो की माँ को भी मिलती है। इस बात से वो बड़ा नाराज होती है कि फ्रांसिस्का की करतूत से उसके खानदान की इज्जत मटियामेट हो रही है। ऊपर से बच्चे के भविष्य पर भी इसका क्या असर पड़ेगा। तब फ्रांसिस्का कहती है कि भाड़ में जाए खानदान की इज्जत। जब वो अपने पति के कर्ज तले दबी थी, तब उसने उससे मुंह मोड़ लिया था। तब उससे अपने खानदान की इज्जत और पोती की चिंता नहीं हुई। अब चाहे उसे जो करना है वो कर ले, वो इस लॉटरी से अपने पैर नहीं खींचेगी। इस लॉटरी में कई ऐसे कैंडिडेट भी शामिल हो चुके हैं जिन्हें फ्रांसिस्का नहीं चाहती है कि वे इस लॉटरी में हिस्सा लें। इसमें उसकी बेस्ट फ्रेंड सेरेना का पति भी शामिल है। जाहिर सी बात है कि सेरेना को फ्रांसिस्का का घटिया चरित्र पहले दिखेगा, ना कि उसके पति की ठरक, और वो उसे कोसेगी। ऐसा होता भी है। इस लॉटरी में उसके मृत पति की प्रेमिका कामिला ने भी हिस्सा लिया है। वो भी फ्रांसिस्का की खूबसूरती पर कायल है। अब लॉटरी में 20 लोगों की एंट्री हो चुकी है, यानी फ्रांसिस्का के पास जल्द ही 10 करोड़ रुपए के बराबर की कीमत की रकम आने वाली है। वो एक अमीर विधवा बन जाएगी। वकील सिसारे इस मौके का फायदा उठाना चाहता है। उसका पेट केवल कमीशन से नहीं भरने वाला है। वो फ्रांसिस्का के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है और उसकी बेटी जूलिया की सारी देखभाल का जिम्मा उठाने का वादा करता है। पर फ्रांसिस्का उसके इस झांसे में नहीं आती है। हालांकि वो ऐसा जताती है जैसे उसे उसके इरादों की भनक नहीं है। अगले दिन जब वो कहीं जाने के लिए घर से निकलती है, उसका एक लड़के के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। इसका नाम एंटोनियो है। इस लड़के से मिलने के थोड़े समय बाद ही उसे उससे प्यार हो जाता है। उसके साथ उसका समय अच्छा गुजरता है। उसकी बेटी जूलिया भी एंटोनियो से घुल मिल गई है। ऐसा लगता है जैसे एंटोनियो दूसरे मर्दों से अलग है। भले ही एंटोनियो के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, पर वो जेन्युइनली फ्रांसिस्का को पसंद करता है। शुरू में फ्रांसिस्का ने उसे बड़ा इग्नोर किया था, लेकिन आखिरकार उसे भी एंटोनियो से प्यार हो गया। अगर वो इस लॉटरी के बारे में एंटोनियो को बताएगी तो उस पर क्या बीतेगी। एंटोनियो को इसका बुरा लगेगा, पर जल्द ही उसकी उलझन खत्म हो जाती है। एक दिन उसे पता चलता है कि एंटोनियो को उसके लॉटरी वाले कांड के बारे में पहले दिन से ही पता था। वो जानबूझकर उसके कार से टकराया था ताकि उसे फ्रांसिस्का के साथ समय बिताने का मौका मिले और वो उसे अपने प्यार के झांसे में फंसा सके, ताकि 4 साल बाद फ्रांसिस्का के कमाए पैसे से ऐश कर सके। लेकिन अब एंटोनियो के इरादों पर पानी फिर गया है। उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई है। आखिरकार समय आ गया है
जब फ्रांसिस्का अपना आखिरी पत्ता निकाले, उसने एक ईमानदार पुलिस अधिकारी को एक गुप्त खबरी बनकर गैर कानूनी लॉटरी बिजनेस की जानकारी दी, जो शहर में प्रोस्टिट्यूशन को भी बढ़ावा दे रहा है। इस कांड में कई बड़े नाम भी शामिल हैं। पुलिस सिसारे के ऑफिस में छापा मारती है और 20 रसूखदार लोगों द्वारा फ्रांसिस्का के नाम जारी भारी भरकम चेक को कब्जे में ले लेती है। जल्दी ही ये लॉटरी कांड अखबार में भी आ जाएगी। अगर ऐसा हो गया तो लिस्ट में नामित सभी लोगों की पब्लिक छवि खत्म हो जाएगी। सभी परेशान हैं। कई का तो राजनीतिक करियर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जब तक इस ईमानदार पुलिस अधिकारी के हाथ में ये मामला है, वे अपना नाम क्लियर नहीं कर सकते हैं। अब सब कुछ फ्रांसिस्का के पाले में है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि फ्रांसिस्का पुलिस के सामने क्या बयान देती है। जब फ्रांसिस्का से इस बारे में पुलिस पूछताछ करती है कि क्या वो उन भारी भरकम अमाउंट वाले चेक्स के बारे में जानती है जो उसके नाम से काटी गई है, तब वो कहती है कि हाँ, वो इस बारे में जानती है। उसके पति के दोस्तों ने उसकी और उसकी बेटी की आर्थिक मदद करने के लिए उसे चैरिटी के तौर पर डोनेशन देने की योजना बनाई थी। उनका मानना था कि अगर वे सीधे फ्रांसिस्का को पैसे देंगे तो इससे उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचेगी। इसलिए उसने एक लॉटरी की योजना बनाई जिसमें एंट्री फीस के तौर पर वे पैसा डोनेट कर सकते हैं। इस लॉटरी के इनाम के तौर पर वकील सिसारे अपनी योट जीतने वाले को इनाम पर देगा, जिसे उसने पैसे देकर फ्रांसिस्का से ही खरीदा था। फ्रांसिस्का ने अपने लॉटरी के सारे पार्टिसिपेंट्स के नाम और इज्जत की धज्जियां उड़ाए जाने से बचा लिया और उन्हें किसी संत की छवि दे दी। आखिर में पुलिस ने भी सारे 20 चेक फ्रांसिस्का के खाते में कैश करा दिए। वो सारे पैसे लेकर अपनी बेटी और मेड के साथ इटली के किसी अनजान कोने में चली गई। बदले में उन 20 प्रतिभागियों को केवल ये संतोष ही हाथ लगा कि उनकी इज्जत अखबारों में उछाले जाने से बच गई। उन्हें ये अंदाजा भी नहीं है कि फ्रांसिस्का ने उनके साथ एक बड़ा स्कैम किया है। फ्रांसिस्का ने पहले ही सारी योजना बना ली थी। सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक हुआ है। उसने ये देख लिया था कि अगर उसे भेड़ियों के बीच जीना है तो एक लोमड़ी की तरह चालाक बनना पड़ेगा। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।